द सक्सेस डिज़ायर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह आज आपके सामने केवल और केवल संसद और संसद में केवल क्या पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक यानी कि हमारी वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो हैं वो 50 से ऊपर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ा है केवल उतने में से ही 75 क्वेश्चन हैं, और यदि मैं इसको और बढ़ा सकता था तो 100-150 के आसपास थे, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन अभी आउट ऑफ सिलेबस थे, यानी कि जितना हमने नहीं पढ़ाया उससे ज़्यादा था। तो अगर आप आज जो भी क्वेश्चन ना कर पाओ तो हमारी जितनी भी पिछली वीडियो है उसको देखिएगा ज़रूर, और आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन का लेवल है एसएससी से लेकर यूपीपीएससी तक का है, आरओ एआरओ का भी है और कुछ क्वेश्चन आईएएस के भी हैं। तो इतना ध्यान रखना कि सारे ही एग्ज़ाम का जो एक निचोड़ है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आज हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, और शुरू करते ही आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिनिमम 10 सेकंड के अंदर दे देना है। और ईमानदारी से जो भी बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है वीडियो, जो भी बच्चा ले रहा है, आपको लास्ट में बताना है कि 75 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। फिर से एक बार कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो पहला ही क्वेश्चन अगर हम देखकर चलें तो सबसे इजी क्वेश्चन, इससे हल्का कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। भारत की संघीय व्यय स्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि हमारे देश में एक संघीय व्यवस्था की एक संघीय विधायिका है, और इसी विधायिका को हम किस नाम से जानते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपके सामने आंसर लिखे हुए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा और संसद। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दे, और क्वेश्चन को अगर लिखना हो तो लिखिए, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो हमारे देश में एक ही संघीय विधायिका है जिसका नाम क्या है, संसद। क्या नाम है बच्चों, संसद। तो इसका आंसर क्या हुआ, डी। और यदि मैं इसको परिभाषित कर दूं, मैं इसको इसलिए परिभाषित नहीं करा क्योंकि इसी से संबंधित मैंने 4-5 क्वेश्चन बनवा दिए हैं। कैसे, लास्ट में एक चीज़ समझा के उसको मैं समाप्त करके आपको बता देंगे। तो पहले का आंसर डी, जिसका हो अच्छी बात है, नहीं गलत है तो सही कीजिए, उसको समझिए और पढ़िए थोड़ा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो ये बताना है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। सबको पता है, सबसे हल्का क्वेश्चन है। कितने सदन है, कौन से सदन, उसके नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी बच्चों को। तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2। कौन कौन से, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, बताएंगे आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? कितना हल्का क्वेश्चन है। अभी आप सोचना कि लेवल अभी बहुत ही ईजी है, और जैसे जैसे मैं और टॉपिक लेकर आऊँगा, अपने लेक्चर को बढ़ाऊँगा, तो उसका लेवल भी क्या होगा, हाई होगा। और इतनी गारंटी है, अगर किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन आ जाए तो ये मैं कह रहा हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पढ़ाया हुआ ना आए, अगर पढ़ाया हुआ आए तो आपको अपने दोस्तों से कहना कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी एग्ज़ाम होंगे, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब क्यों लेकर आया, इसको मैं करंट से भी रिलेटेड करके चलता हूँ अभी, ठीक है, बताता हूँ। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं? प्रतिनिधि सभा कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल किसको कहते हैं, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव किसको कहते हैं? तो आपको पता होगा प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ पीपल किसको कहते हैं बच्चों, लोकसभा को। क्योंकि हमें पता है लोकसभा किससे मिलकर बनी है, सांसदों से। उन सांसद को कौन चुनता, हम, जनता, यानी कि प्रतिनिधि चुनती है। जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनकर कहाँ पर भेजती है, लोकसभा। इसी वजह से संसद के उस सदन को हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि सभा। उस सदन का नाम क्या है, लोकसभा।
सभा। संसद का लोकप्रिय सदन, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सबको मालूम है, और जिसने क्लास अटेंड की होगी तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। अरे क्या है क्वेश्चन सर, कुछ भी नहीं है सर, ये आपको नहीं पता है। संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है, क्योंकि जनता चुनती है, और सर जी इसलिए भी लोकप्रिय क्योंकि यहीं से हमारे देश का प्रधानमंत्री चुना जाएगा, जो हमारे क्या देश का शासन चलाता है, जो शासन चलाने के लिए क्या जिम्मेदार है। इसी वजह से संसद को उस सदन को हम लोकप्रिय सदन कहते हैं, और उस सदन का नाम क्या है, लोकसभा। कितना हल्का क्वेश्चन है भाई लोग। संसद का स्थायी सदन है, और ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो कितना हल्का क्वेश्चन है बताइए, इससे हल्का क्वेश्चन कहीं मिला होगा। स्थायी सदन कौन सा है, राज्यसभा। जिस किसी को नहीं पता इससे पिछली क्लास पढ़ लेना, जहां पर हमने बताया था संसद के सांसद कब तक के लिए चुने जाते हैं, तो वहां हमने एक रीज़न भी बताया था कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं। यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट करना है, आपके पास समय ही समय। उस वीडियो को देखिए। अगर मैं अपने आप को और होशियार बनाना चाहता तो मैं चाहता कि आपको और भी कमज़ोर घोषित कर दूं। क्यों, मैं अगले टॉपिक से क्वेश्चन डाल सकता था, नहीं पढ़ाया, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी 5 या 6 ही डाल दिए हैं, और वही क्वेश्चन डाले जो आप समाचारों में, न्यूज़ टीवी में, संसद टीवी में, लोकसभा में, राज्यसभा में देखते हो। तो इसका आंसर क्या है कि संसद का स्थायी सदन कौन सा है, राज्यसभा। क्यों है, पिछली वीडियो को देखिएगा। भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4। तो सर आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया था एक आर्टिकल, और उस आर्टिकल में यही बताया था कि लोकसभा संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है। संसद का कौन भाग नहीं है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है भाई। और ये क्वेश्चन आया हुए हैं, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा किस एग्जाम में, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो समझ लीजिए कौन सा अनन्य भाग नहीं है। तो बेटा उसका आंसर क्या है, उपराष्ट्रपति। क्यों नहीं है अब समझिए, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से मैं सारे एक डाउट आपका क्लियर करूँगा। यानी कि एक आर्टिकल से मैंने 9-10 क्वेश्चन बना दिए हैं, तो समझिएगा, इसको समझो। भारत के संविधान में कहा गया है कि, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं, और इसमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो होगा नहीं, तो इसका तीसरा अंग क्या है, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं, पिछली कक्षा में अभी देखा, पिछले क्वेश्चन में सॉरी, कितने अंग हैं बच्चों, 3 अंग। कौन कौन से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय, इसी आर्टिकल को समझाना है बस मुझे, बस और कुछ नहीं करना। अब देख लो बेटा, एक ही आर्टिकल से 10 क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, यही होता है एग्जामिनर का काम। यानी कि जितना हम सोच सकते हैं उतना कौन सोच सकता है, एग्जामिनर भी सोच सकता है कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो हम अधिक से अधिक ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं। क्या लेवल हो सकता है, इजी लेवल भी हो सकता है और हार्ड लेवल की, लेकिन हमारा दायित्व केवल कितना है कि हम कितने अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकते हैं, और यही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो उस चीज़ को ध्यान रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति 2 सदनों से मिलकर बनती है, उस अनुच्छेद का नाम क्या है, 79। अब मैं आपको फाइनली समझाता हूँ, ठीक है। क्या समझाना है समझो बेटा। संविधान का एक अनुच्छेद होता है आपका 79, और ये किस भाग में है, संविधान का एक भाग है बेटा 5, और इसी भाग 5 में एक अनुच्छेद है 79। मैंने पढ़ाया है बच्चों, पिछली क्लास को ज़रूर देख लेना, इम्पोर्टेंट है। पहली क्लास पॉलिटी की यहीं से शुरू हुई थी, ठीक है। और 79 में कहा गया है कि संसद जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। किससे, कि संसद जो है लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, जबकि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग तो है लेकिन सदस्य नहीं है। कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग तो है लेकिन सदस्य नहीं है। अभिन्न अंग क्यों है इसकी जानकारी आपको पहले ही लेक्चर में मिल जाएगी, तो यहाँ पर हम आपका समय व्यस्त नहीं करेंगे, आपका समय बेकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो समय को समझता है वही सक्सेस होता है। अगर मैं यहीं पर बढ़ाकर चढ़ाकर अपनी वीडियो को लंबा करता हूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा कर्तव्य यह है कि आपको बता सकता हूँ कि लेक्चर में ये सारी चीज़ें बताई गई। तो आप अगर पहला ही लेक्चर देखोगे पॉलिटी का तो सबसे पहले यही बताया गया है कि संसद किससे मिलकर बनती है और राष्ट्रपति अभिन्न अंग है लेकिन सदस्य नहीं है। अभिन्न अंग है तो क्यों है इसकी जानकारी आपको वहाँ पर मिलेगी, बेहतर तरीके से समझिएगा उसको। और साथ ही साथ यह भी कहा कि लोकसभा को हम निम्न नामों से जानते हैं और संसद के कितने सदन होते हैं? 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। सदन तो 2 हैं लेकिन अंग कितने हैं? 3। क्वेश्चन में अंतर यही समझना है। अब लोकसभा को हम क्या बोलते हैं बेटा? निम्न सदन बोलते हैं, और जबकि राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा को हम प्रथम सदन बोलते हैं जबकि राज्यसभा को हम द्वितीय सदन बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने उसमें ही बताई लेक्चर में, पिछले लेक्चर में। यहाँ तक कि हमने ये भी पढ़ा कि लोकसभा अस्थायी सदन है क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसे 5 वर्ष से पहले ही हम भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि इसका काल 6 वर्ष होता है और इसको हम कभी भी भंग नहीं कर सकते क्योंकि इसके जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी है आराम से, तो वही चीज़ हमको यहाँ पर आज अप्लाई करनी है कि हमने क्या पढ़ा और हमारा कितने बेहतर तरीके से वो टॉपिक तैयार हुआ है। अगर आप संसद पढ़ लोगे तो इतनी मैं उम्मीद रखता हूँ कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम आप दोगे या आने वाले समय में होंगे, संसद से 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। संसद का मतलब होता है, मैं संसद की बात कर रहा हूँ तो भाग 5 की, उसी में राष्ट्रपति, उसी में सर्वोच्च न्यायालय, उसी में महान्यायवादी। अरे कौन कौन सा टॉपिक नहीं है ये बोलो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ इसमें पढ़ते हैं। अब समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 79। अब देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन असत्य है? तो बेटा जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है। बच्चा क्या पूछ रहा है? असत्य है, यानी कि गलत आंसर छांटना है, सही आंसर नहीं छांटना आपकी बार। तो क्या लोकसभा को सदन का प्रथम सदन कहते हैं? ये तो सर अभी आपने बताया कहते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है सर, ये तो सही है। क्या राज्यसभा को सदन का द्वितीय सदन कहते हैं? सर ये तो आपने बताया, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन। सर ये तो पिछला ही क्वेश्चन था, ये भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है ना सर, अभी तो आपने बताया स्थायी सदन है। आप कैसे कहते हो कि ये अस्थायी सदन? यानी कि आंसर गलत कौन सा है? सी। और हमें छांटना ही क्या है? गलत आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी, कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन नहीं है बल्कि कैसा सदन है? स्थायी सदन है। सारे क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते क्यों गलत होते बेटा हमें पहले देखना है। आपने केवल इतना बड़ा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, सत्य देख लिया आपने पहला ही, ओ भाई यही सही है, चलो भाई ओम फो, कर दिया काम खत्म। ओम फो चाचा इस समय बहुत ही क्या है, दुविधा में है, ठीक है। तो ओम फो सभी जगह काम नहीं करेगा कि बस क्वेश्चन पढ़ा रहे, ये तो याद करा हुआ, ये तो बिल्कुल सही है भाई, यही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से, अब देखो बच्चों क्या पूछ रहा है, वो सही पूछ रहा है, यानी कि गलत को गलत करना है, सही को सही करना है, सही आंसर सही देना है। अब क्या कह रहा है? लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है। बिल्कुल सही बात है सर जी, हम ही तो वोट देते हैं, अपन ही तो चुनते हैं प्रधानमंत्री को। हमें मोदी जी अच्छे लगे तो हमने मोदी जी को चुना। पहला तो बिल्कुल अभी तक सही है, लेकिन बच्चों पहला ही देख कर आंसर सही नहीं लगा देना है कि पता चले ओम फो भाई यही आंसर है। भाई पूरे सारे कथन पढ़ने पड़ते हैं बच्चों। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, सर ये भी बात सही है, सर दूसरा भी सही है। अरे ये तो दुविधा हो गई, आंसर कौन सा दें? राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता, अरे सर जी ये भी सही है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य राज्य द्वारा ही तो चुने जाते हैं, राज्य के विधायक तो चुनते हैं राज्यसभा में, सर ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या? उपयुक्त सभी। अरे सर इसका आंसर तो कुछ भी नहीं होने का, सर इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया, अब डी हो चुका है, क्योंकि सारे ही कथन क्या है, सही है, और हमें सही कथन की ही क्या करनी है, पहचान करनी है। बात समझ में आ गई बच्चों? संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रम से हैं।
अब इस क्वेश्चन को जिसने सही देगा वो समझो बेटो। अब यहाँ पर एक चीज़ है, पहले किसका पूछा, निम्न, फिर किसने पूछा, उच्च, और साथ में क्या दिया है, क्रम से। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, निम्न सदन उच्च सदन पता है भाई, लोकसभा राज्यसभा होगा, और आंसर बच्चों तुमने क्या दे दिया, अरे भैया सर जी आंसर ए है। अरे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। पहले क्या पूछ रहा है वो, निम्न सदन एवं उच्च सदन, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड अगर नहीं देता क्रम से तो आप जो चाहे वो आंसर देते, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या कहा, क्रम से है, क्रम से बताना, यानी कि निम्न के स्थान पर निम्न होना चाहिए और उच्च के स्थान पर उच्च। और निम्न सदन हम किसको बोलते हैं, लोकसभा को, और उच्च सदन किसको बोलते हैं, राज्यसभा को। यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा आंसर होगा, राज्यसभा लोकसभा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, राज्यसभा एवं लोकसभा गलत, लोकसभा एवं राज्यसभा बिल्कुल सही। बाकी क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है। अब यही तो देखना, ये कंफ्यूजन एग्जाम में आपको दूर करना है। जितनी गलती हो आज यहाँ पर कर लो, लेकिन एग्जाम देते समय ये सारी गलती दूर हो जानी चाहिए। समझ में आ रही है बात। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है। संसद को भंग करता कौन है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री। अगर यहाँ पूछता है कि संसद को भंग करने का कार्य राष्ट्रपति का है और ऐसा कार्य राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है, तब आपका आंसर क्या होता है, प्रधानमंत्री। लेकिन अगर असल में डायरेक्ट पूछ लिया तो संसद को भंग कौन करता है, तो सिंपल सर राष्ट्रपति करेगा। कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। संसद के कितने सेशन होते हैं, कितने सत्र होते हैं, ये इसलिए डाला क्योंकि हाल ही में बजट सेशन हुआ था और अभी पंजाब में भी हो चुका है, दिल्ली में भी कल परसों शुरू हुआ है, कल ही हुआ है। तो इसलिए क्वेश्चन सोचा डाल दे कि संसद में कितने सत्र होते हैं। तो आपको स्पष्ट पता है कि संसद में टोटल सत्र होते हैं 3, ठीक है। एक होता है बच्चों ग्रीष्मकालीन, यहाँ समझिएगा, ठीक है। इसको मैं समझा देता हूँ, लेकिन अभी जब आएगी ना क्लास, ये नेक्स्ट वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें सारी चीज़ समझाएंगे। संसद के बेटा होते हैं साल 3 सेशन, ठीक है। कितने सत्र होते हैं, 3। एक को हम बोलते हैं ग्रीष्मकालीन, एक को हम बोलते हैं ग्रीष्मकालीन, एक होता है आपका मानसून, और एक होता है आपका शीतकालीन, यानी कि जो सर्दियों में होगा। अरे वो पता ही है आपको, गर्मी सर्दी और बरसात में 3 सेशन होते हैं। आंसर तो आपका अब लग गया, इस सारा ही सही है, ठीक है बेटा। लेकिन ग्रीष्मकालीन सेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है बजट सत्र, ठीक है। ग्रीष्मकालीन को हम किस नाम से जानते हैं, और बजट सेशन के नाम से। और आपसे ये पूछ ले कि सबसे लंबा जो सेशन होता है वो कौन सा होता है, तो बच्चों इसका आंसर ध्यान रखना कि सबसे बड़ा जो सेशन चलता है वो बजट सत्र का चलता है। कम से कम 3 या 4 महीने चलता है, कम से कम। ये बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पर तो आंसर इससे हो गया कि आपने आंसर लगा दी है। लेकिन बच्चों एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझने का क्या है कि यदि हमें संसद एक वर्ष में कितनी बार मिलती है, मिलना ही पड़ेगा। तो बच्चों संसद एक वर्ष में कम से कम कितनी बार मिलेगी, 2 बार तो मिलेगी, क्योंकि संविधान में ये लिखा गया है कि 2 सेशन के बीच का जो समय है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि 6 माह में एक बार तो मिलना ही मिलना है। इसका मतलब 6 महीने कितने बार होंगे, 2, यानी कि साल में कितने महीने, 12 की अगर 6 से भाग देंगे कितने आएंगे, 2। यानी कि संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना ही पड़ेगा। और अधिक से अधिक कितनी बार मिलती है वैसे, ये 1, 2, 3। लेकिन 2 सेशन के बीच का समय 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 6 माह से कम हो चल जाएगा, लेकिन अधिक होगा ये कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे लालो, मेरे बच्चों, डी। इसका आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद के क्रमिक अधिवेशन, जो भी संसद के अधिवेशन सत्र होते हैं के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है। बेटा यहाँ जरा थोड़ा गलत हो गया, क्या करना, अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति। अभी हमने बताया कि अधिकतम कितने वर्ष का समय हो सकता है, 6, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कम से कम कितना हो चल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर 6 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। बच्चों जैसे हम बात करते हैं, जैसे ही हमारी संसद शुरू होती है, जैसे अगर हम बात करें, हम जब कक्षा में स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल कैसे शुरू होता, सबसे पहले घंटी बजती थी
और घंटी के बाद हम क्या करते थे, ईश्वर को याद करते थे। यानी कि जो स्कूल की शुरुआत होती है वो हमारे ईश्वर की आराधना से होती है, प्रार्थना से होती है। इसी प्रकार संसद जो शुरू होती है तो सबसे पहले संसद में इनमें से कौन सी चीज़ होगी उसी को आपको बताना है। तो ये मुझे लगा कि हल्का क्वेश्चन इसलिए डाल दिया मैंने, कोई हार्ड नहीं था। और इसी को हम कंपेयर करें, बेटा संसद और लोक संसद विधानमंडल में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर होता है आपका अनुच्छेदों का। तो अगर संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्नकाल। कि सबसे पहले बेटा जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल के बाद आता है बेटा आपका शून्यकाल। ठीक है, कि 11 से 12 के बीच का समय, क्योंकि संसद 11 बजे शुरू होती है, 11 से 12 का बीच का समय होता है प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल में 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको केवल 2 याद रखने, एक तारांकित जिस पे क्या लिखा हो स्टार। जब हम एग्ज़ाम देते हैं हाई स्कूल इंटर का तो क्या लगाते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये तो आना ही आना। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण हो उन्हें बोलते हैं तारांकित। जो महत्वपूर्ण तो हो लेकिन मंत्री चाहे तो उसका लोकसभा में मौखिक रूप से आंसर नहीं देता, उन्हें बोलते हैं अतारांकिक। तो आपको केवल याद रखना कि संसद जब भी शुरू होगी तो पहला घंटा किसका होगा, प्रश्नकाल का होगा। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। बच्चों इसमें से जो एक प्रथा ऐसी है जो भारत की देन है, यानी कि भारत ने ही शुरू किया, उसका नाम बताना है। तो बच्चों शून्यकाल जो है वो भारत द्वारा शुरू किया गया 1962 में, 1954 या 62 में शुरू किया, ईयर देख लेना। ठीक है, 1954 या 62 में इसको शुरू किया गया। तो ये भारत में ही शुरू किया गया था। और भारत में ऐसी प्रथा है कि जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होगा उसके तुरंत बाद क्या होता है, शून्यकाल। क्या होता सॉरी क्या होता है, ये चीज़ कैसे होती है, ये पढ़ेंगे कब, जब हम पढ़ेंगे संसद की कार्यवाही। और स्पष्ट रूप से इतना कहीं नहीं पढ़ाएंगे आपको, सारी चीज़ें हम दिखाएंगे कि संसद की प्रक्रिया में कहाँ पर लिखे गए, किस रूल्स में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बच्चों, शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वे बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कि मान के चलो, हमें जैसे पता है स्कूल में क्या होता था, हम अपनी बात बताएंगे कि अगर हम लगातार 3 दिन स्कूल नहीं जाते हैं तो हमारे स्कूल से नाम क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा, काट दिया जाएगा। ऐसी घटना हमारे साथ भी घटी इंटर के समय में। ठीक है, लेकिन हम उस समय ठीक ठाक थे पढ़ने में तो हमारा नाम नहीं काटा गया। वजह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमने क्या किया कि केवल और केवल 1 ही घंटा पढ़ते थे शुरू का हिंदी का, और हमारा उद्देश्य था हाजिरी लगवा के निकल जाना, स्कूल को लांगना फांदना छोड़ देना। पीछे एक होल होता था दीवार के, स्कूल के पीछे टूटी हुई दीवार थी, वहाँ से चले गए घर पे आराम आके करा। लेकिन ऐसा क्यों, उसका एक रीज़न था। और जब ये जानकारी मैथ के टीचर को पता चली तो उन्होंने शिकायत कर दी कि जो नाम के हिमांशु नाम के जो बच्चे हैं बस मेरा घंटा पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो नाम कटने की जब नौबत आई तो हमने बोल दिया भाई ये वजह है इसलिए जा रहे हैं। और ये ईमानदारी से बताएं तो हम स्कूल में नहीं गए। उसका रीज़न ये है कि हमें उस समय हमारा और क्रियाकलाप चल रहे थे, उस समय हमारा कोचिंग का टाइम था। तो हमने सबसे पहले कोचिंग को मान्यता दी और फिर स्कूल को। और सर ने हमारा फिर एडमिशन काटा ही नहीं, पता था ठीक ठाक पढ़ने में, नाम काटने कोई फ़ायदा है नहीं, तो नाम वैसी का वैसी रहा क्योंकि अटेंडेंस में हाजिरी थी। तो इसी प्रकार बच्चों यदि संसद की बात करी जाए और यदि कोई भी सांसद लगातार इतने दिन अब्सेंट रहे तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये बात रखना, कितने दिन तक अगर लगातार रहेगा। तो बच्चों ये कितने दिन तक अगर अब्सेंट रहते हैं, लगातार 60 दिन। और बेटा 60 दिन में याद रखना, लगातार 60 दिन में वह समय नहीं का भाई संसद के बीच में छुट्टी होती है ना, तो शनिवार रविवार संसद नहीं चलती, तो 60 दिन में शनिवार रविवार का दिन काउंट नहीं होता है। यानी कि छुट्टी वाले दिन को इसके अंदर नहीं गिना जाएगा, वही दिन गिने जाएंगे जब संसद की कार्रवाई जिस दिन चलती हो। ठीक है, तो ये वही समय लेना है कि जब संसद चले और संसद लगातार 60 दिन तक चले बिना किसी छुट्टी के, तो उस दिन अगर लगातार 60 दिन सदस्य ना आए तो उसका नाम स्थगित हो जाएगा। और संसद में इन 60 दिन में वह समय काउंट नहीं किया जाता है जिस समय संसद ना चलती हो। ठीक है, तो ऐसे तो फिर ऐसे ही होगा कि बहुत सारे सांसद, क्योंकि कभी कभी देखते हैं 2 सेशन के बीच 2 महीने 3 महीने का अंतराल हो गया, तो ऐसा तो सारे संसद निकल लेंगे, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, छुट्टी के समय काउंट नहीं होता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, अभी बताया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सर इसका आंसर 2 लगा दो, है ना, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं लगा मुझे भी।
तो इसलिए समझाना बेकार है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि संसद की संयुक्त बैठक कब होगी। अब अगर किसी विधेयक को लेकर संसद और राज्यसभा में मतभेद हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। लेकिन यहाँ पर बेटा इसका क्वेश्चन मुझे लग रहा है गलत है शायद ये, ठीक है, क्योंकि इसके आंसर शायद दो दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें फ़िलहाल लगा के चलो क्योंकि संविधान का एक अनुच्छेद है बेटा 108। संविधान का अनुच्छेद 108 है और उस अनुच्छेद 108 में ये कहा गया है कि यदि राज्यसभा और लोकसभा किसी विधेयक को लेकर आपस में सहमत ना हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और ये बेटा किस विधेयक पर बुलाई जाएगी? साधारण विधेयक पर। किस विधेयक पर बुलाई जाएगी? साधारण विधेयक पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। दूसरा रीजन हम पढ़ाएंगे कब बुलाते हैं, यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर बेटा हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट से हम हट जाएंगे। यहाँ पर काम यही है तो इसलिए यही काम करना है। आगे जब हम बताएंगे किन किन विषयों पर, अरे सारे विधेयक कैसे पारित होते हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे होगा, कब विधेयक नहीं होगा, कब किस पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी है, किसको राष्ट्रपति को नहीं देनी, कब राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज करेगा, ये सारी चीज़ें ऐसी रटवा देंगे, ऐसा समझा देंगे पॉलिटी कि ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे। अगला, भारत के संविधान में कौन सा कथन कथित है? संविधान की बात कर रहा है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। सही बात है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये अनुच्छेद 79 में बात की गई, सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरा भी सही है। निम्न कूट में कौन से सही उत्तर हैं? तो हमारे हिसाब से दोनों सही हैं, तो क्या आ जाएगा? आंसर बी। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? और ये सब आपको पता होगा कि ऐसा कार्य कौन करती है? संसद करती है, क्योंकि सांसदों का पेंशन भत्ता से संबंधित अधिनियम है 1954। संसद 1954 के अधिनियम में संशोधन करती है और वहीं पर सांसदों के वेतन को बढ़ा देती है, ठीक है। संसद के कुल सदनों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? यानी कि संसद कब चलेगी? भाई जरूरी कोई अगर 4 विधायक आ गए तो संसद चला, 4 विधायक नहीं, सॉरी, सांसद, अगर 4 सांसद आ गए तो क्या संसद चला देंगे? 5 आ गए तो चला देंगे? नहीं चला सकते। अगर हमें संसद चलानी है तो संसद चलाने के लिए मिनिमम कम से कम कितने भाग होना चाहिए कोरम बेटा? 1/10। यानी कि लोकसभा में कितने होने चाहिए? 55। और राज्यसभा को चलाना है तो कितने सदस्यों को आना होगा? 25। तभी चलेगी, वरना सदन की कार्यवाही नहीं होगी। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसको बेटा उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जानते हैं, ऐसा हम पढ़ते 75 में। और अगर जिसने पढ़ लिया होगा उसको पता होगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसी कारण से हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? उत्तरदायी सरकार। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय कौन करता है? अब हम यहाँ बात कर रहे हैं अयोग्यता निर्योग्यता। सर आपने नहीं पढ़ाया, बच्चों बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन जब आ गया तो बता देते हैं, समझा देते हैं, ठीक है। लेकिन आने वाली जो वीडियो होगी वो योग्यता और निर्योग्यता से संबंधित होगी कि कौन बन सकता है सांसद, कि कौन होगा सांसद बनने के लिए योग्य। क्या आप बन सकते हो सांसद? क्या मैं बन सकता हूँ? इसी का जवाब हम ढूंढेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जुड़ने के लिए बोले। बेटा जो योग्यता है वो भी पढ़ते हैं हम और अयोग्यता के बारे में भी पढ़ते हैं। और बेटा इनका जो जिक्र है, अगर हम अयोग्यता की बात करें तो 3 आधार पर हो सकती है। कुछ योग्यता कहाँ पर लिखी गई बेटा? संविधान में लिखी गई है, ठीक है। अयोग्यता की जानकारी हमें संविधान के अनुच्छेद 102 में मिलती है। कौन अयोग्य होगा ये जानकारी मिलती है उसमें।
बेटा अयोग्यता के बारे में जानकारी आरपीए अधिनियम 1951 में भी मिलती है। और बेटा योग्यता की जानकारी, अयोग्यता की जानकारी 10वीं अनुसूची में भी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं दल बदल कानून। तो क्या होता है दल बदल? अगर दल बदल दिया जाए तो क्या होगा? इस वीडियो का अगर आपको जवाब चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़े रहे। अब बच्चों कुछ नहीं करना, आपको केवल इतना समझना है कि यदि कोई व्यक्ति इन दो के आधार पर अगर अयोग्य घोषित हो जाए तो निर्णय जो है वो लोकसभा में तो निर्णय जो है वो कौन लेता बच्चों? राष्ट्रपति। लोकसभा में भी और राज्यसभा के संदर्भ में भी निर्णय कौन लेगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा निर्णय जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर लेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर ये निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन भी होता है कि दल बदल के आधार पर योग्यता के संबंध में निर्णय कौन लेगा, वहाँ पर 10वीं अनुसूची दल बदल देगा, तब आंसर चेंज होगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को दल बदल के आधार पर हटा दिया गया, निकाल दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में ये निर्णय लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि माननीय वर्तमान में ओम बिरला जी लेंगे और राज्यसभा में सभापति यानी कि वेंकैया नायडू लेंगे, राज्यसभा सभापति और लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा संसद सदस्य की योग्यता, दल बदल के आधार पर नहीं पूछा। सामान्य परिस्थिति में जब भी आएगा इसका मतलब संविधान के आधार पर। तो संविधान में कौन लेता बेटा ऐसा निर्णय? राष्ट्रपति लेता है। और राष्ट्रपति ऐसा निर्णय किसकी सलाह पर लेगा? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। इतनी चीज़ें, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मजे करें। अब क्वेश्चन नंबर 27, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। अब बच्चों ये बताइए, तो इससे हल्का कोई क्वेश्चन है नहीं, ओम फो। आंसर क्या हो गया? बी। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर आपको देना है। राज्य की विधानसभाओं का आराम से सोच समझकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, भारतीय जनता का, राजनीतिक दलों का। तो भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? आपको इसका जवाब देना है। तो मैं चाहता हूं कि इसका जवाब मैं देहूँ ही ना। अरे एक क्वेश्चन है, इससे हल्का कोई क्वेश्चन है नहीं। 29 सबसे यही पढ़े आ रहे हैं, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा, लोकसभा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जिसने दिया तो मैं मान के चलता हूँ लेक्चर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा, सिलेक्शन पक्का है उसका। इसका जवाब आराम से ना क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा के गठन के संबंध में जानकारी किसमें है? तो भाई सबसे पहले हमने यही पढ़ा 79, 80, 81, 82, 83, 4 पढ़े अनुच्छेद। तो बेटा किस में है? 81 में, ठीक है, क्योंकि 80 में है आपका राज्यसभा की जानकारी। 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो बच्चों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 3 संशोधन का जिक्र किया था। तो आपने अगर उसको नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। एक मैंने 7वां बताया था, एक 31वां और 104। अब यहाँ पर वो किसकी जानकारी पूछ रहा है? 31। तो मैंने समझा दिया लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। 31 के द्वारा क्या हुआ कि लोकसभा में जो सदस्य 500 थे वो कितने कर दिए? 525। लेकिन ये 525 सदस्य लोकसभा में कहाँ से आएंगे? राज्य से। दूसरा, जो लोकसभा में 25 सदस्य आते थे यूटी से, इनकी संख्या घटाकर कितनी कर दी? 20। तो टोटल बेटा कितने सदस्य हो गए? 545। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 545। वो क्या कह रहा है? 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? आपका आंसर क्या होगा बच्चों? 545। 545 सही है, ठीक है। कितनी की गई? 545। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अगर जो बच्चा करंट से अपडेट नहीं होगा तो उसको इसका आंसर नहीं पता होगा, और यदि जो बच्चा करंट से अपडेट होगा, मेरी क्लास सारी देखी होगी, वो आंसर इसका चुटकियों में निकाल देगा ऐसे, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा बच्चों? अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान की अगर बात करें बेटा? 550। 552 मुझे पता है, बहुत सौ ने लगा दिया है आंसर इसका, लेकिन गलत है बेटा, ठीक है। क्यों गलत है? इसके लिए फिर से वही कहानी, पिछली वीडियो को देखिए, और उसमें पिछली वीडियो को ही ना देखे तो 104 संशोधन पढ़ लेना, वहाँ आपको पता चल जाए कि क्यों
552 नहीं है, क्योंकि हमने जो नामित सदस्य होते थे आंग्ल भारतीय समुदायों के, उनका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया है। ठीक है, उनको कौन चुनता था? राष्ट्रपति 331 के अधीन। अब वो खत्म कर दिया, इसलिए 2 सदस्य कम हो गए। तो अधिकतम कितनी है वर्तमान में? 550। वर्तमान लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? बच्चों बताओ, यहाँ पर वर्तमान की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को अगर चेंज कर दूँ, ठीक है, अगर आपको बताना वर्तमान में, लेकिन आंसर इसका वर्तमान के आधार पर नहीं है, यहाँ वर्तमान ना करके बेटा क्या कर लो, अधिकतम लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, आंसर नहीं है, ठीक है उसमें। तो बेटा हमें पता है कि अधिकतम 530 सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्य से, और 20 कहाँ से आते हैं? यूटी से। तो कुल सदस्य कितने हो गए? 550। और यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी हमने ये देखा कि अधिकतम सदस्य, अगर वर्तमान सदस्य की बात करें तो वर्तमान सदस्य कितने होते थे पहले? 545, लेकिन 2 हटा दिए तो कितने होते? 543। तो बेटा वर्तमान में जो हैं आपकी राज्य से, वर्तमान में राज्य से कितने सदस्य जाते हैं चुनकर? 524। वर्तमान लोकसभा से जो है राज्यों से कितने हैं? 524। और जबकि बेटा 19 कहाँ से है? केंद्र शासित प्रदेश से। तो यहाँ अगर वर्तमान में है तो आंसर कितना लगाओगे आप? 524, वरना अधिकतम से है तो क्वेश्चन कितना, आंसर कितना होगा? 530। वो आपको क्वेश्चन पढ़कर ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही, अगर नहीं पता हो तो वीडियो को देखना बिल्कुल, ठीक है। बेटा जनता कितने भेजती है संघ शासित प्रदेश से? अभी बताया, कितना आंसर हो जाएगा बेटा इसका? 20। कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, हार्ड इच्ची नहीं है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई? और इस पे कम से कम मैंने 2 वीडियो बनाई हैं अलग अलग, कि क्या हो लोकसभा में सीटों का आवंटन का आधार। 2 वीडियो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है वो। तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर देना, क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका? जनसंख्या के आधार पर चुनी गई है, ठीक है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना के आधार पर सीटें बेटा बटी गई है? 1971 के। कब तक रहेगी वो आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस सन में किया गया? इजी आंसर है, हमें पता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद होता है। अब अगर आपको तुक्का भी लगाना तो बेटा पहली बार जनगणना कब हुई? 1951। 1952 आंसर नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। 1961 है, उसके बाद 62 में हुआ नहीं है। 1971 के बाद कब हुई होगा निर्वाचन क्षेत्र? 1972 में। तो आराम से हम तुक्के के हिसाब से लगे तो बेटा कब हुआ है पहली बार? 1972 में। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण, परिसीमन जिसे हम बोलते हैं, आप देखना, मैंने एक आर्टिकल बताया था 82, तो वहाँ पर यही बताया था कि प्रत्येक जनगणना के पास लोकसभा की सीटों के आकार में परिवर्तन और लोकसभा राज्य के भीतर लोकसभा के आकार में भी परिवर्तन जो है वो कौन करता है? परिसीमन आयोग। तो चीज़ वहाँ पर वो देख सकते हो। 37, 38, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है और ये निर्धारण यथावत किस वर्ष तक रहेगा? और यार ये चीज़ आपको अगर नहीं पता है तो भाई इतना तो भाई समझा करे कि मैंने इतनी बेहतरीन वीडियो बनाई थी सारी, उसके बाद भी अगर आप गलत कर दोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ऐसी वीडियो बनाने का, ठीक है। 2026, और ये कब तक रहेगा बेटा? 87 संशोधन के द्वारा ये कर दिया कि 2026 तक रहेगा। और जो परिवर्तन होगा 2026 के बाद, जो पहली जनगणना होगी कब होगी? 2031 में, उसके बाद ही परिवर्तन रहेगा। तब तक कितना रहेगा ये निर्धारण, किस वर्ष तक यथावत है? 2026। अब 2026 तक तो है, लेकिन जनगणना 2031 में होनी है, तो 31 के बाद परिवर्तित होगा। अब पहली जनगणना कब हो सकता है? अभी 2031 में ना हो सकता है कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जैसे वर्तमान में कोरोना की आई, 2021 में नहीं हुई तो 2022 में हो रही है। तो ऐसी भविष्य में कोई परिस्थिति ना है, अपवाद के रूप में ना आए, तो इसलिए मानकर चलना वो आंसर नहीं है। अगर ना आए, अगर आ जाए तब तो 2031 है। तो कब तक निर्धारित किया गया संविधान में ये बात? 2026 तक ऐसी ही रहेगी। तो लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस प्रकार के होते हैं? तो ये तो सिंपल आंसर है, इसको कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? और ये मैंने बात बेटा आपको बता दी थी।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 लाख। कोई समझाने वाला तुक नहीं है, अगर नहीं पता है तो क्वेश्चन समझने के लिए आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं देखी, जिन्होंने देख ली उनके लिए कहने की कोई बात ही नहीं है। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था बच्चों? इजी आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में, इसलिए हम इसको छुड़वा रहे हैं, स्किप कर दिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाते हैं? कौन से संविधान संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो बच्चों ये बताओ, लोकसभा की संख्या कब कब बढ़ी? तो ये मैंने कब बताया तुम्हें, एक तो 7वें संविधान से, एक तो 7वें से बढ़ी थी, और एक बच्चों कम से बढ़ी थी 31 से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 7 और 31वां। और ये यूपीपीसीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व चुने जाते हैं। तो भाई दिल्ली से प्रतिनिधित्व कैसे चुने जाएंगे लोकसभा में? तो वहाँ भी तो चुनाव होता है, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष नहीं है, नामांकन नहीं है। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? इजी क्वेश्चन है। अब इस वीडियो पर, इस क्वेश्चन पर वीडियो आएगी, ठीक है। तो अब तो आपको विचार करना है कितना है, 25। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो बच्चों अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी होगी, चुटकियों में सीट याद करने का तरीका बताया था, तो बेटा सबसे अधिक सीट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितनी है आपको पता है? कितनी है बच्चों? 80 है। अब ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप ये सोचोगे भाई सर ने तो भाई ऐसे करवा दिया, रट्टा रखवा दिया। रट्टा लगवाना नहीं था, ठीक है। अब सही है, ब्लर आ रहा था, ठीक है। वहाँ पर रट्टा नहीं लगवाना था, याद करवाना। क्यों? देखो अब लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आपको इसमें बताना, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ रखा राज्य, दूसरी तरफ रखा लोकसभा में स्थान। आंध्र प्रदेश में 25, असम में 13, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 42। तो बेटा यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। अब ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो उस पर नंबर मिल ही जाते हैं सबको, ठीक है। पश्चिम बंगाल में क्योंकि सीटें 42 नहीं है, और यहाँ पर 2 आंसर गलत है और 2 क्या है, सही है। तो इसको समझिए 1 मिनट क्या है। तो बच्चों हमने एक चीज़ बताई थी, अगर आंध्र प्रदेश के लिए मैंने एक नियम बताया तो आपको क्या याद रखना है? रा। क्या रखना है? रा। रा का मतलब बताया था 25 रा या 25 रो अधिकारी कहाँ पर रहते हैं? राजस्थान, आंध्रा में। ऐसे याद कर लेते हैं, ठीक है। 25 रा याद रहेगा। 25 रो एजेंट आंध्रा और राजस्थान में रहते हैं। अब हमें अपनी ट्रिक बनानी है, ठीक है। 25 रश्मि और अजय, 25 तारीख से रश्मि और अजय कहाँ रह रहे हैं? आंध्रा और राजस्थान में रह रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका अपना मेथड हो सकता है ट्रिक बनाने। और रा से मतलब मैंने बताया था राजस्थान, और ए से मतलब बताया था मैंने आंध्रा। तो आंध्र प्रदेश में 25 है, यानी कि ये युग्म तो सही है। हमें कौन सा युग्म चाहिए जो सही नहीं है? उसके बाद पंजाब का मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 26 सीटें कहाँ पर है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने बताया कि गुजरात में है 26 और 26 का आधा होता है 13, तो यानी कि ये भी सही है। असम में मैंने बताया था कर्नाटक का आधा, और कर्नाटक में 28 और 28 का आधा कितना होता है? 14, यानी कि ये युग्म क्या है? गलत है। और पश्चिम बंगाल में मैंने कितना बताया था बेटा? 41। ये मिसप्रिंट हो गया, इसको कितना कर लो? 41, ठीक है। और इसका आंसर 13 ना होकर कितना है? 14 है। अब सही है। जो भी गलती हुई उसके लिए हम खुद क्षमा मांगते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? ये बात कहने वाली नहीं है, आप सभी जानते हैं। यूपी में है, राज्यसभा से 31, लोकसभा से कितनी आती है? सबको पता है 80। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या है। तो इसके लिए एक ट्रिक बताई थी यही कि कर्नाटक का आधा असम और झारखंड, और असम और झारखंड का आधा दिल्ली, और दिल्ली में आपको पता है कितनी है? 7। तो असम झारखंड में कितनी हो गई? 14। कर्नाटक में कितनी होगी? 28। इसका आंसर कितना हो गया? इजी? कोई दिक्कत?
नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? क्वेश्चन का तरीका समझिए। अभी तक क्वेश्चन क्या थे? सबसे अधिक। अब मेथड चेंज हो गया। अब ये बताना किन दो राज्यों में लोकसभा की सीटें एक जैसी है। तो भैया किन दो राज्यों में? तो एक तो हमें पता है असम झारखंड में कितनी कितनी है, 14। तो असम झारखंड इसका आंसर है, नहीं है। दूसरा हमने अभी पढ़ा 25-25, तो 25-25 कहाँ है? आंध्रा और राजस्थान में। इसका आंसर क्या हो गया? कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या ये रटने वाली कोई चीज़ है? यही तो हम कहते हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ते समय यही ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? अब देखो अगला क्वेश्चन चेंज कर दिया, मेथड चेंज, क्वेश्चन चेंज, थोड़ी क्वेश्चन चेंज, मेथड करने का तरीका वही, अपनी ट्रिक याद करो भाई, कोई तरीका वगैरह नहीं है। पता नहीं क्या हो गया भाई, आज जवान लड़ खड़ा रही है। अब देखो भाई, हमने ये पढ़ा कि सबसे अधिक 80 सीटें हैं, और 80 के बाद सबसे अधिक हमने एक पढ़ा था 48, और 48 के बाद हमने पढ़ा 41, और 41 के बाद 39। इससे बाद तो सब में कम ही कम है भाई। 40 भी पढ़ा था एक जगह। ये आपने बताया यूपी सर, ये आपने महाराष्ट्र बताया था, ये सर आपने अभी लिखा पश्चिम बंगाल, और सर ये आपने बिहार बताया, और ये आपने तमिलनाडु। तो बेटा इनमें से देखो यूपी के बाद किस में दो अधिक है? बिहार और आंध्र में। तो सर बिहार में तो आपने बताई 40 और आंध्रा में 25। तो अभी तो देख रहे हैं आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र में 48 और पश्चिम बंगाल में 41। तो सर अभी तो पता चला कि ये तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों में ज़्यादा है। कर्नाटक में 28 और आंध्रा में 25। सर ये भी गलत कर दो, कम है। तमिलनाडु में 39 और सही राजस्थान में 25। तो सर ये भी कम है। आंसर क्या हो गया बच्चों इसका? सी। यही मैं कहता हूँ कि अगर हम कोई चीज़ बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पढ़ ले तो उसमें रटना नहीं पड़ता है, केवल हमारी ट्रिक काम करती है। अब क्वेश्चन मैंने बना लिया, आगे देखो भाई। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? भाई पहले पे यूपी, दूसरे पे कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। 48 अभी पढ़ा, क्वेश्चन चेंज ही नहीं कर दिया, आंसर क्वेश्चन चेंज किया, पहली या दूसरा। ये पिछले वर्ष या विगत वर्षों में जो क्वेश्चन है उनका ही क्या है, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं PYQ। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? अब इसका आंसर क्या होगा? अब बेटा देखो क्वेश्चन वही है, घुमा के दिया है। भाई यूपी में कितने संसदीय क्षेत्र है? सर 80, यानी कि 80 लोकसभा सीटें हैं। तो उसके बाद संसदीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर होंगे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने हैं? 48। आंसर क्या हो गया इसका बच्चों? सी। बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? बताना नहीं है, मैंने समझा दिया इसलिए क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आंसर कर लेना। इसी प्रकार आपको बतानी है छत्तीसगढ़ में लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं, ये सारा पता है आपको, कितना है पिछली वीडियो में देख लेना। इसका आंसर चलो बता देते हैं, छत्तीसगढ़। बिहार का तो अभी देख लिया, चलो करवा देते हैं, क्योंकि सर ने छुड़वा दिया, शायद सर को ना पता हो। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 40। अभी एक ही क्वेश्चन दिया है तुम्हें मैंने बस। इसका कितना हो जाएगा बेटा? छत्तीसगढ़ में कितने हैं आपके? 11। 4 राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे कम सदस्य हैं? अब देखो ये तभी याद होगा जब सारे राज्यों की लोकसभा की सीटें याद हो। अब कुछ बच्चे ऐसा लगे कि शुरू की 4 पढ़ ली, लास्ट की 4 पढ़ ली, बस काम खत्म। उन बच्चों के लिए जो केवल पढ़ते तो हैं, चाहिए उन्हें 80%, लेकिन वो चाहिए उन्हें 100%, लेकिन 80% भी ठीक से नहीं पढ़ते हुए। भाई 80% पढ़ोगे तो 100% की चिंता छोड़ो, 100% तो हमारे ओम्फो चाचा देख लेंगे, ठीक है, या भी कच्चा बादाम वाले देख लेंगे। हमें चाहिए 80%, और 80% में ये होता है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं ना वो पूरा पढ़ ले। अब मान लो आपने किसी एक राज्य इसमें से 2 राज्य ऐसे आ गए जिसकी आपको पता ही ना हो, तब आप आंसर क्या लगाओगे इसमें? ये भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए बेटा 80% पढ़ो, लेकिन पूरा 100% पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। फिर भाई तुम्हें 100% पढ़ना है, लोकसभा की सीटें तो पढ़ ली, लेकिन 5 ऊपर की 5 नीचे की, बस खत्म कहानी, अगला टॉपिक पढ़ लिया। और आपने एग्जाम में क्या कहा जाके? मैंने तो भाई पूरा सारा चीज़ पढ़ ली, कंप्लीट 100% तैयारी करके लाया। ऐसी 100% तैयारी का क्या फ़ायदा जो आपने 100% को कंप्लीट ही ना पढ़ा हो। भाई आपको नहीं पढ़ना था 100%, आप 80% पढ़ते, लेकिन कंप्लीट तो पढ़ते। ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उसको देखें। आंध्र प्रदेश में कितनी है बच्चों? 25। हरियाणा के लिए कोई फॉर्मूला बताया था? बिल्कुल सर। उत्तर प्रदेश का आधा बिहार, बिहार का आधा केरल, केरल का आधा हरियाणा।
दिमाग में है, आपके भी होगा। केरल में क्या बताया था, अभी तो सही बताया, केरल का आधा तो हरियाणा होता ही है। और उड़ीसा में मैंने ये बताया था कि रा से अगर हम 4 घटा दें तो हमें उड़ीसा प्राप्त होता है। 21 कि हमने ये बताया था कि अगर हम रा से 4 घटाएं तो राव प्राप्त हो जाएगा। राव कौन? राजकुमार राव। बेटा देखो ट्रिक यहीं पर बनी। मैं क्या बता रहा हूँ, राज राव कि राज का मतलब है कि राज में से मैं 4 घटा दूँ तो मुझे राव मिल जाएगा। राव का मतलब आओ, आओ का मतलब क्या है? उड़ीसा। ट्रिक यही तो काम करेंगे कि यदि मैं राज में से, राज का मतलब क्या? राजस्थान, राजस्थान याद रख लो, और राज से यही समझ लो क्या? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। कि राज में से, राज का मतलब क्या है? 25 राज में से अगर मैं 4 राज हटा दूं तो मुझे राव मिल जाते हैं। रा का मतलब क्या है? उड़ीसा। ठीक है, ये ट्रिक है भाई, जैसे याद करना चाहो कर लो। बाकी तो आप जिसको जिस नाम से बुलाते हैं वो तो पता है कि कोई अलग अलग नाम से जिनको बुलाता है। ठीक है, उसी रख दो भैया तो के नाम, भाई जो आपको अच्छे नाम लगे उनके नाम रख दो। भाई जो आपके बहुत दिल के करीब उनके नाम रख दो। भाई सोना, बाबू, जादू, टोना वो तो बोलते ही हो, तो ये भी नाम बोल दो। ठीक है, वो अपना मेथड है भाई, जिस नाम से जिसे बोलना बुलाओ। ट्रिक जैसे याद करनी रख दो भाई, अपने जीएफ के नाम, अपने बीएफ के नाम सबके रख दो, अपने टीचर के नाम रख दो। ठीक है, कुछ तो याद करो। तो इसका बच्चों आंसर क्या हुआ? अब हरियाणा। ठीक है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे नंबर पे? और लो, ये क्वेश्चन देखो, आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन याद तभी होंगे जब सारी सीटें याद होंगी। ऐसा ही राज्यसभा में भी आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, उसमें भी सीटें अच्छी तरीके से रट लेनी है, और मैंने उसका तरीका बताया था, टिप बताई थी, ट्रिक बताई थी। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र और एमपी। क्योंकि सॉरी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश नहीं होगा, सॉरी। महाराष्ट्र में कितनी है? 48, पश्चिम बंगाल में 41, तमिलनाडु में 39। क्या देखो, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। पहले चलो लिख लेते हैं, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? महाराष्ट्र में 48, आंध्र में 25, मध्य प्रदेश में है आपका, एमपी में हमने क्या कितना लिखा था भाई? माँ। एमपी में बेटा आपका 29, रा में 4 जोड़ देते तो माँ मिलता है। तमिलनाडु में 39, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, बिहार में 40 और महाराष्ट्र में 48। तो बेटा इसमें से अगर पश्चिम बंगाल होता तो आंसर आप क्या लगाते? पश्चिम बंगाल। तो अब आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो भाई जहाँ तक अगर दूसरे और तीसरे दर्जे की बात करोगे तो बेटा दूसरे पर कौन सा आ रहा है इसमें? बिहार। और तीसरे पर कौन सा आ रहा है? महाराष्ट्र, अगर अकॉर्डिंग टू चले। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत छप चुका है, या मिस प्रिंट कर दी है हमारे टाइपराइटर ने, जो भी हमारे हैं क्वेश्चन प्रिंट करने वाले, डिज़ाइन करने वाले विनय कुमार, शायद थोड़ा सा फ़र्क हो चुका है। अब ये क्वेश्चन गलत है। अगर मैं अपने हिसाब से चलूँ तो यहाँ पर बिहार, चलो महाराष्ट्र सही था, लेकिन यहाँ एक में पश्चिम बंगाल भी होता तो हम डायरेक्ट बोल सकते थे महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, ये पश्चिम बंगाल है, उसके बाद क्या आता बेटा? बिहार। तो शायद क्वेश्चन गलत है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए दूसरे तीसरे दर्जे पर कौन सा आ रहा आपका? यही आ रहा, क्योंकि मैक्सिमम 48 और 40 इसी ऑप्शन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सबसे अधिक निर्वाचित सदस्य आते हैं? तो इसका आंसर तो सबको ही पता है, दिल्ली से। कितने आते हैं बेटा? 7। दिल्ली से कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? अभी बता दिया पिछले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब कितना आ गया? 7 कर लेना। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। इसका आंसर भाई अजीब है। चलो मैं ही दूंगा, अगर आपको तो देना चाहिए था, वैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, मैं इसलिए बोलता नहीं हूँ बच्चों आपसे। अब बेटा प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 स्टेट है और सब में क्या क्या रिपीट है समझ लो। आधार पर सही क्रम बताना है बेटा। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो मध्य प्रदेश में 29, 80, पश्चिम बंगाल में 41। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम है। दूसरा देख लेते हैं किस में आ रहा है? 80, 48, 41। बेटा इससे यही आंसर है, बाकी देखने की ज़रूरत भी नहीं है कि नंबर 1 पर यूपी, नंबर 2 पर बिहार, नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल। आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये 40 आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बेटा?
ये क्वेश्चन यही है ना, लोकसभा में सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको पता है कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, ये हमने बताया था आपको, पिछली क्लास देख लीजिएगा, आंसर पता चल जाएगा। कितने वर्ष बेटा, 1 वर्ष। किसी भी दशा में आपातकाल की उद्घोषणा प्रवृत्त न होने पर, यदि आपातकाल की घोषणा हटा दी जाए, यानी आपातकाल की समाप्त करने की उद्घोषणा कर दी जाए, तो संसद कितने वर्ष तक ले सकती है, आगे नहीं बढ़ा जा सकती। के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय से आगे बढ़ाई नहीं जा सकती 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। ये हमने बताया है पिछली कक्षा में, वो आप देख लेना, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। पिछली वीडियो देखोगे आप तो सारी चीज़ें कवर होगी। अगर मैं चाहता तो थोड़े क्वेश्चन हटा सकता है, 2-3 क्वेश्चन अभी हटाए हैं, बाकी सारे वही है जितना पढ़ाया। कोरम वाला क्वेश्चन अभी तक पिछले रिपीट हो चुका है, इसके लिए इसका आंसर आपको पता है कितना हो जाएगा, डी। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है। अभी हमने बताया कि केवल एक परिस्थिति होती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। एक बार में 1 वर्ष, कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं। लोकसभा के किसी सदस्य कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त। पिछला क्वेश्चन ऐसा आ चुका है, वहाँ 60 दिन था, यहाँ महीने दे रखे, तो इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा, 2 माह। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, यह क्वेश्चन वर्तमान में चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय ये है कि समाजवाद पार्टी के 2 नेता हैं, अखिलेश यादव, दूसरे आपके आजम खान। इन्होंने हाल ही में अपना लोकसभा सीट से त्यागपत्र दिया। तो इन्होंने त्यागपत्र किसको दिया, ये आपको पता होना चाहिए। उसी से संबंधित हमने क्वेश्चन डाल दिया। आंसर सिंपल है, अगर मान के चलो ये दोनों, अगर ये सदस्य, क्योंकि दोनों लोकसभा से त्यागपत्र इसलिए देना पड़ा क्योंकि राज्यसभा के भी क्या बन गए, सदस्य बन गए। अगर नहीं देते तो संविधान में क्या उसका कुछ प्रावधान है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारी आने वाली वीडियो के लिए, जो आपको आर्टिकल 100 के बारे में समझाएगा। क्या परिस्थिति होती है कि यदि 2 व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा में चुने जाएं, यदि 2 व्यक्ति लोकसभा विधानसभा में चुने जाएं, ये क्या परिस्थिति होती है, कब होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो किसको देते हैं, आपने अभी देखा कि अखिलेश सिंह ने किसको दिया, लोकसभा अध्यक्ष को। और चाचा शिवपाल यादव नाराज़ हो गए क्योंकि वो सोच रहे थे कि लोक विधानसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे वे बनेंगे, और बन चुके हैं अखिलेश यादव। फिर से चाचा के साथ अखिलेश यादव जी ने क्या खेल दिया, और यूपी में खेला बहुत होता है। लोकसभा के बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होगा। और ये आपको पता है कि संसद में सत्र के लिए 6 महीने से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए। यही तो बात है कि लोकसभा की अंतिम बैठक, यानी कि बजट सत्र की अंतिम बैठक मान लो, अंतिम बैठक, और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। मान लो दूसरा सेशन हुआ और उसकी पहली ही बैठक ले लो, तो कितने का बेटा, 6 माह। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं, वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। बेटा अगर यहाँ पर आंसर देखा जाए, कितने बुलाए जा सकते हैं, 3 बुलाए जा सकते हैं। वर्ष में कितने बुलाए जा सकते हैं, 3। लेकिन यहाँ पर भी कन्फ्यूजन, आंसर डिपेंड करता है कमीशन पर। अब क्या, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र कम से कम बुलाया जाता है, आंसर कमेंट बने, कम से कम कितने बुलाए जा सकते हैं बेटा, 2। कम से कम कितने बुलाए जाएंगे। अगर मान लो कम से कम ना देता तो आंसर इसका बी भी हो सकता था और सी भी हो सकता था। कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 बुलाए जा सकते हैं, 4 भी बुलाए जा सकते हैं, लेकिन बुलाते कितने हम, 3 ही। लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन योग्य नहीं है, तो कौन योग्य नहीं है भाई, जो लाभ के पद पर ना हो। कौन योग्यता नहीं रखता है, योग्यता नहीं है, तो भारत का नागरिक हो, ये योग्यता होनी चाहिए। तो लोकसभा का बेटा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु नहीं चाहिए, बल्कि कितने की चाहिए, 25। ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन वहाँ लोकसभा दे रखा नहीं था, वहाँ संसद दिया था। तो निर्णय तब भी कौन लेगा बेटा, राष्ट्रपति। अगर यही होता दल बदल गए तब लेता लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है, तो भाई कौन चुनता है, सिंपल सा है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति संसद है। अब यहाँ जिसने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, रोमफो जैसा काम कर दिया, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। अब बेटा समझिए क्वेश्चन ये खेला खेल जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने 104 नहीं पढ़ा होगा
तो एक ही काम होगा, वो आंसर लगा के जाएगा, बी लगा देगा, उसे पता है लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लेकिन यदि जिसने पढ़ा होगा कौन सा सी, तो अब वो समझ चुका होगा किसने पढ़ा। भाई नामित सदस्य तो गए, क्योंकि लोकसभा में 2 सदस्य होते हैं, एक नामित और एक निर्वाचित। अब ये दोनों सदस्य में क्या हुआ, लोकसभा में नामित तो है नहीं, यानी कि चुनेगा कौन, केवल और केवल निर्वाचित। इसका आंसर क्या हो गया, सी। और जिसने इस क्वेश्चन को किया होगा ना, वो समझता हूँ कि अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम के लिए समर्पित है, अपने कर्तव्य के लिए समर्पित है। तो प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा है, ऐसा ही यूपी में हुआ अभी। लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। भाई हमने पढ़ा 42वें के द्वारा बढ़ाई गई थी, तो यानी कि संसद बढ़ा सकती है, लेकिन अधिनियम से बढ़ा सकती है। लोकसभा का नेता कौन होता है, भाई सामान्यतः संसदीय अधिनियमों में ये माना जाता है, संसदीय नियमों में, कि प्रधानमंत्री लोकसभा क्या होता है, नेता होता है। लोकसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो। हाल ही में गोरखपुर का चुनाव हुआ, यूपी विधानसभा की अगर बात करें, एक सीट पर थे आपके गोरखपुर नगर की, शहर की, एक सीट पर थे आपके माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, और दूसरी सीट पर थे आपके रावण चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद की जमानत जब्त हो गई। क्यों, क्योंकि उन्हें जो है 1/6 वोट भी नहीं मिले। ठीक है, तो इंसान को अपना बल वहीं दिखाना चाहिए जहाँ पर वो खड़ा हो सके। कहने का मतलब है, आप केवल यही दर्शाना चाहते हैं कि मैं इतने बड़े नेता के खिलाफ खड़ा हुआ और भले से हार गया। लेकिन मेरा मानना यही है कि किसी भी व्यक्ति को चुनाव वहीं से लड़ना चाहिए जहाँ पर उसका समर्थन प्राप्त हो। भाई आप अगर अपने फील्ड में जीत गए तो हमें ये पता तो है, यानी कि नेता वो अच्छा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र से खड़ा होकर जीत जाए तो इसका मतलब क्या है कि जनता उसे पसंद करती है। और कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र से खड़ा होकर हार जाए तो इसका मतलब क्या है, जनता उसे पसंद नहीं करती, जनता उसे पसंद नहीं करती। ठीक है, तो अगर जमानत जब्त होने के लिए कितने चाहिए, कम से कम 6। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है, क्योंकि बहुत हल्का क्वेश्चन है, नहीं मिलेगा तो आपको आने वाली क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसमें से आंसर है कि जब हम तारांकित प्रश्न होते हैं, प्रश्न काल के दौरान स्टार वाले क्वेश्चन, तो उस पर कम से कम क्या, अधिकतम कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में, इसकी संख्या आपको बतानी है। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसको लाइक शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों से कहें कि पॉलिटी के क्वेश्चन को लगाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, उसमें शर्माने की, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, जहाँ चाहे वहाँ लगवाइए। ठीक है, अगर फिर से वही बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन का आंसर दे, एक क्वेश्चन और है उसका भी आंसर है। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।